Hello children of 11th class of the Brain Shaper School. Today we are taking this second lecture of work power energy. तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, वास्तव में दो केसेस होते हैं कि अगर फोर्स वेक्टर कांस्टेंट है कांस्टेंट थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान अगर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स वेक्टर मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है, तब वर्क डन हो जाएगा फोर्स वेक्टर डॉट डी वेक्टर। और अगर चेंज हो रहा है तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा वर्क डन। और केस 2 एक हम लेते हैं कि इफ फोर्स चेंजेस एज ए फंक्शन, एक फंक्शन के रूप में चेंज होता है, तब वर्क हो जाएगा इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स लिमिट x1 टू x2। और इस इंटीग्रेशन से फिर हम वर्क डन निकालते हैं। तो एक केस हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक बॉक्स को खिसकाते हुए और फर्श में आप एक बॉक्स को खिसकाते हुए यहां से यहां तक गए। मान लीजिए आपने फोर्स लगाया 20 न्यूटन और आप यहां से यहां गए। और फिर वापस खिसकाते हुए 20 न्यूटन से यहां तक आए। अब कोई कहे वर्क डन निकालिए, वर्क डन बाय द फोर्स, दिस फोर्स एंड दैट फोर्स। तो आप कहेंगे भाई यहां से गए और यहीं आ गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, तो फोर्स तो वर्क डन हो जाएगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 0, तो ये आ गया 0। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या निकला कि आप इस पूरी जर्नी में वर्क डन एक बार में निकाल रहे हैं। भाई डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब आप यहां से यहां का वर्क डन नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां का निकालते तो डिस्प्लेसमेंट 3 हो जाता। आप डिस्प्लेसमेंट 0 ले रहे हैं, मतलब आप यहां से यहां तक का वर्क डन निकाल रहे हैं पूरा। तो इस बीच में फोर्स चेंज हुआ है। देखिए फोर्स 20 इस तरफ था, फिर 20 इस तरफ हो गया और फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है। इसलिए आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि फोर्स वेक्टर चेंज हो गया है। फोर्स वेक्टर यहां से यहां तक 20 था इन दिस डायरेक्शन और यहां से 20 हो गया इन दैट डायरेक्शन, मतलब फोर्स वेक्टर तो चेंज हो ही गया क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डोंट यूज दिस फार्मूला। तो आप अगर कहेंगे कि मैं यहां से यहां तक का वर्क डन निकाल लूं और फिर यहां से यहां तक निकाल लूं 2 स्टेप में, तब हाँ तब ठीक है, तब लग जाएगा फार्मूला, क्योंकि यहां से यहां का वर्क डन आप निकालेंगे तब लग जाएगा फार्मूला। तब वर्क होगा, जाने का वर्क हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स 20 d3 इंटू कॉस, तो फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर 0, प्लस यहां से यहां का वर्क डन, तो फोर्स 20 डिस्प्लेसमेंट 3 इंटू कॉस, तो फोर्स इधर को है डिस्प्लेसमेंट भी इधर को है तो 0। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 60, ये 120 जूल वर्क डन आ गया। तो जाने में फार्मूला लग जाएगा, आने में लग जाएगा, जाने आने का मिला के एक बार में नहीं लगेगा। और ये फंक्शन की तरह चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए फार्मूला हमने नहीं लगाया, इससे करेंगे। ठीक, तो ये रहा तरीका। ये बात आपको ध्यान देना है कि अगर फोर्स वेक्टर थोड़ा भी चेंज हो रहा है, even if it is changing its magnitude or direction or both, please don't use formula FD cos theta. As many times it changes, that many times separately you have to apply FD cos theta, FD cos theta, FD cos theta, etc. ठीक है। तो अब इसके बाद अब चलते हैं यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क था एफ डी कॉस थीटा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी। तो अगर हम CGS में करें
तो फोर्स हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर, और कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं है, तो डाइन सेंटीमीटर इसका छोटा नाम है अर्ग। सो अर्ग इज प्रीवियस यूनिट ऑफ वर्क डन। और एस आई में फोर्स का न्यूटन और मीटर, इसका छोटा नाम है जूल, जो यूनिट एनर्जी का भी है। ठीक है, तो ये हो गया। तो फोर्सेस when classified with respect to the work done by them are of two types. फोर्स दो तरह के होते हैं, that is conservative force and non-conservative force. कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहला लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो मान लीजिए यहां से कोई बॉडी हम डिस्प्लेस करके यहां तक ले जाते हैं, तो कुछ वर्क डन होगा। मान लीजिए वो W है, और मान लीजिए हम इधर से ले जाते हैं, तो वर्क डन होता है मान लीजिए W1। यहाँ से ले आते हैं तो वर्क डन होता है W2। और अगर तीनों इक्वल है तो इसका मतलब ये जो फोर्स है जिसके द्वारा काम हो रहा है या जिसके खिलाफ काम हो रहा है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन does not depend on path, it only depends on initial and final points। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखें कि if work done depends upon initial and final points but not on path, it means that force against which the work is being done is conservative force. Then the force against which work is done is called कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशन इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, उसमें जो वर्क डन होता है वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप किस डायरेक्शन में जाते हैं, किस पाथ से जाते हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वर्क डन वही रहेगा, चाहे आप किसी भी रास्ते से जाएं, अगर आप उसी जगह से उसी जगह जाएंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ जहाँ लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज व्हाई ग्रेविटेशनल फील्ड इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड इज दैट इन विच द कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स। और कंजर्वेटिव फोर्स में जब हम कोई वर्क करते हैं तो दैट वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स इलास्टिक फोर्स है, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। इनमें आप वर्क डन जो करेंगे वो सेम रहेगा। एक और बात है, अगर आप यहाँ से यहाँ गए और वर्क डन आपने किया 40 जूल, तो आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी 40 जूल करेंगे। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी 40 जूल करेंगे। तो अगर आप यहाँ से गए तो 40 किया और यहाँ से लौट आए तो -40 किया। इसमें ये भी बात है कि अगर यहाँ से यहाँ 40 तो यहाँ से -40। तो अगर आप यहाँ से गए और यहाँ से लौटे
तो 40 और -40, तो कुल मिला के जो वर्क डन आपने किया वो 0 कर दिया। तो याद रखिए इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0, मतलब जहां से चले अगर वहीं लौट आए तो वर्क डन 0 हो जाएगा। इफ इट हैज बीन डन अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स और इन ए कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड की पहली प्रॉपर्टी होती है कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल फाइनल पॉइंट। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ, मतलब जहां से चले वहीं तक आ गए, इज 0। पिछली बार हम बॉक्स को यहाँ से वहाँ ले गए थे, वहाँ से यहाँ लाए थे, तो वर्क डन 0 नहीं हुआ था। वो इसलिए कि दैट वाज अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि जब बॉक्स को खींच रहे थे तो फ्रिक्शन हमें रोक रहा था। फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता, वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, जिसकी चर्चा अब हम करने वाले हैं। तो अब हम लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है उसमें अगर आप पाथ को चेंज कर देंगे तो वर्क डन बदल जाएगा। अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मान लीजिए वर्क डन W1 है और यहाँ से यहाँ जाएंगे W2 है, तो जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो, अलग अलग हो सकता है। भाई अगर आप यहाँ से लेके और वहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बॉक्स खिसकाएंगे जमीन में, तो वर्क डन होगा। अब यहाँ से आप वहाँ घूमने जाएंगे और वहाँ से लौट के यहाँ से आएंगे तो नेचुरली आपको ज़्यादा मेहनत पड़ जाएगी। तो अगर आप ऐसे करेंगे, अब अगर आप कोई कहेगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक बॉक्स खिसकाऊँगा तो वर्क डन उसको करना पड़ेगा 100 जूल। तो अगर यहाँ जाएगा घूमे गली गली और ऐसे आएगा तो उतना ही थोड़ी ना वर्क डन होगा, फ्रिक्शन उसको मुश्किल कर देगा। तो वहाँ ऐसे रास्ते मिलेंगे जो बड़े खुरदुरे होंगे, हो सकता है रास्ता चिकना हो, तो सब फर्क पड़ता है ना इससे। तो रास्ता बदल देंगे तो वर्क डन बदल जाएगा। तो इफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ ऑल्सो, देन इट मीन्स दैट फोर्स अगेंस्ट विच वर्क इज बीइंग डन, आप लिख लेंगे डेफिनेशन को, इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे फ्रिक्शन है, जैसे रेजिस्टेंस है, जैसे विस्कस फोर्स है, ये सारे फोर्स ऐसे होते हैं कि इनके खिलाफ अगर आप वर्क करेंगे तो वो पाथ पे भी डिपेंड करेगा। इनिशियल फाइनल पॉइंट पे तो करेगा ही, पाथ पे भी डिपेंड करेगा। और अगर यहाँ से यहाँ जाने में वर्क डन 100 हुआ और यहाँ से यहाँ जाने में वर्क डन 500 हुआ, तो यहाँ से यहाँ जाने में 500 हुआ, तो यहाँ से यहाँ लौटने में -500 नहीं होगा, 500 ही होगा। तो यहाँ से जाएंगे तो 100 और यहाँ से लौटेंगे तो 500, यहाँ तक आने में वापस क्लोज पाथ में 600 करना पड़ जाएगा। तो क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं होता। और ये जो वर्क होता है ना, इट इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड नॉन कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्सेस in non-conservative field, and that is why this is not stored in the form of potential energy, it is stored in the form of heat etc, sound etc। फर्श में आप सरकाएंगे टेबल तो खर 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 आवाज आएगी, तो साउंड बनेगा, रगड़ लगेंगे आपकी, ये बॉक्स खिसकाते हैं तो बॉक्स में घिसाव आएगा, बॉक्स खुरच जाएगा, इन सब चीज़ों में वर्क डन आपका खर्चा हो जाएगा। बॉक्स गर्म हो जाएगा, शोर करेगा, आवाज करेगा खिसकाते समय, इन सब में वो आपका वर्क डन खर्चा हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड इज दैट इन विच नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क्स। व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? द फोर्स वर्क डन अगेंस्ट विच depends on the path also along with the initial and final points, and the work done in a closed path is not zero, and work done is stored in the form of heat etc, not in the form of potential energy। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो आपकी एनर्जी को कंजर्व करता है, उसके खिलाफ आपने काम किया तो वो आपका कहीं ना कहीं बैंक में जमा करके रखता है, और जब आप लौटते हैं तो आपको लौटा देता है, इसलिए तो कंजर्वेटिव फोर्स है। जाते वक्त अगर कष्ट दिया तो आते वक्त आराम देता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन वगैरह, बॉक्स को खिसकाते गए तो कष्ट हुआ, खिसकाते आएंगे तो आराम नहीं मिलेगा, उसमें भी कष्ट होगा। यानी जाते समय वर्क करवाया, लौटते समय भी वर्क करवाएगा। क्लियर हो गया? तो इसमें एक और केस लेते हैं, एक और फॉर्मूला लेते हैं। वर्क डन इन पुलिंग अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को खींचने में कितना वर्क डन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक स्प्रिंग है, हम इसको खींच के लंबा करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर हम इसको यहाँ से पकड़ खींचेंगे
तो ये स्प्रिंग ऐसे दौड़ जाएगी, मतलब ये पूरी स्प्रिंग ही ऐसे चली आएगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस किनारे को कहीं ना कहीं दीवार में बांध देंगे। इस ऐसा बनाने का मतलब है कि मजबूत और कठोर जगह बांध दिया आपने। अब आप इसको खींचेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे बढ़ जाएगी। इसको खींचेंगे तो ये ऐसी हो जाएगी, ठीक। तो अगर आप इसमें फोर्स एफ लगाएंगे तो इसका जो ये एंड है देखिए डिस्प्लेस हो गया एक्स। एक्स को एक और नाम देते हैं, एक्स कहते हैं एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सटेंशन यानी कितनी बड़ी हो गई स्प्रिंग। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सटेंशन होगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। तो फोर्स इज इक्वल टू अ कांस्टेंट कैपिटल के इनटू एक्सटेंशन, वेयर के इज अ कांस्टेंट फॉर द स्प्रिंग विच इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। के का नाम रखा गया है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये किसी स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होता है। मान लिया किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 2000 है, तो इसका मतलब कड़ी स्प्रिंग है। 4000 है तो और ज़्यादा कड़ी है, मतलब खींचना और मुश्किल है। किसी का स्प्रिंग कांस्टेंट 200 है, मतलब मुलायम है, इजी खींच जाएगी। क्योंकि कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। तो कितना किसी स्प्रिंग को खींचने में कितना फोर्स लगेगा तो डिपेंड करेगा कितना खींचना है, फिर कितनी कड़ी है। तो इसीलिए के को स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं। स्टिफ यानी कड़ा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। इसको हम फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, स्टिफनेस कांस्टेंट कहते हैं स्प्रिंग का के। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ता है वैसे एक्स बढ़ता है, वैसे फोर्स बढ़ता है वैसे एक्स बढ़ता है। तो फोर्स भी बदलता जा रहा है। अब स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचेंगे थोड़ा फोर्स लगेगा, और खींचेंगे और ज़्यादा फोर्स लगेगा। स्प्रिंग देखिए, जब आप किसी बॉक्स को खींचते हैं तो आप खींचते रहते हैं, आप फोर्स लगाए रहते हैं तो खींचता रहता है। स्प्रिंग को आप फोर्स लगाए रहिए तो खींच के रुक जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फोर्स लगाना बंद कर दिए, आप लगा रहे हैं, वो अब रुका हुआ है। अब आपको और खींचना है तो और ज़्यादा फोर्स लगाइए। तो फोर्स बदलता जा रहा है, इसीलिए और फंक्शन के रूप में बदल रहा है। के एक्स माने एक्स पे डिपेंड करता है और बड़ा एक इक्वेशन है। इसीलिए जो वर्क डन होगा वो इंटीग्रल एफ डी एक्स होगा। तो एफ डी एक्स का मतलब के एक्स डी एक्स, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो कॉस जीरो हो गया है जो 1 हो गया, और लिमिट हो जाएगी। पहले ये एक्सटेंशन 0 था, फिर x हो गया, तो लिमिट आएगी 0 to x। तो ये हो गया k कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा x पावर 1 dx, लिमिट 0 to x। तो ये हो जाएगा k, और इंटीग्रेशन करेंगे x dx, तो x स्क्वायर अपान 2, लिमिट 0 to x। तो यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा k, x की जगह रख देंगे x, तो x स्क्वायर अपान 2 माइनस x की जगह 0 रख देंगे तो 0 स्क्वायर अपान 2, दैट इज 0। तो ये वर्क आ जाएगा के एक्स स्क्वायर अपान 2। ये स्प्रिंग को खींचने में इतना वर्क किया गया। ठीक है, किसी स्प्रिंग को खींचने में हमको के एक्स स्क्वायर अपान 2 वर्क करना पड़ा। अब चाहें तो इस फार्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ के लिख सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू के एक्स अपान 2, और के एक्स कहते हैं एफ, तो एफ एक्स अपान 2 ये भी होता है। और ये स्प्रिंग का जो फोर्स है ये इलास्टिक फोर्स है और ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए जो वर्क डन हो रहा है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इसे छोड़ने पर स्प्रिंग वापस लौट आती है और आपको वर्क आपका लौटा देती है। तो जाते समय आपको मुश्किल पड़ी तो वापस आते समय वो खुद ही दौड़ आएगा। तो इसलिए कहीं पूछते हैं कि किसी स्प्रिंग को हमने खींच के रखा है तो क्या उसमें कोई एनर्जी है, तो आप कहेंगे हाँ, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है। कितनी? यही कि एक्स स्क्वायर अपान 2 या एफ एक्स अपान 2। तो अब लेते हैं कि अगर हम एक्स को ग्राफ भी खींच सकते हैं कि अगर आप फोर्स और
डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ खींचें तो इस तरह का ग्राफ आएगा। तो इसके नीचे का जो एरिया होगा वो वर्क डन बताएगा, जो वही ये x है और ये f है अपॉन 2 ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो अब एक हेडिंग लेते हैं पावर, जिसको कैपिटल P से डिनोट करते हैं। तो पावर क्या होता है? तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, मतलब कोई भी वर्क आप कितना तेजी से करते हैं। अगर आप जल्दी से वर्क करते हैं तो इसका मतलब आपकी पावर ज़्यादा है, और जो धीरे धीरे वर्क करता है उसकी पावर कम होती है। जैसे मान लीजिए एक वर्क हमको करना है कि कुएं का पानी निकाल के हमको, मान लीजिए कुएं के ऊपर एक टंकी रखी है और हमको कुएं का पानी निकाल के टंकी भरना है। तो टंकी क्यों भरना है? क्योंकि बारात वाले आएंगे उनके हाथ मुँह धोने नहाने के लिए। मान लीजिए ये कुआं है, इसमें पानी भरा हुआ है, कई बार इतना ज़्यादा पानी कुआं में नहीं रहता, और ये टंकी है, हमको ये पानी खींच खींच के टंकी में भरना है। तो ये काम हम भी कर सकते हैं रस्सी बाल्टी से। यही काम चाहे तो ये काम चाहे तो आप छोटा सा एक टुल्लू पंप लगा के कर लें और ये पूरी टंकी भरें, और यही काम चाहे तो बड़ा पावरफुल बड़ा सा पंप लगा कर लें। फर्क ये पड़ेगा कि आपको लग जाएगा 4 घंटे, टुल्लू पंप को लग जाएगा 1 घंटे, और बड़े पंप को लग जाएगा 15 मिनट। तो काम किसने ज़्यादा किया? तो देखिए काम ये है कि इस पानी को यहाँ से यहाँ पहुँचाना, और ये वर्क जो हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। तो अगर ये पानी कुआं, जब ये पानी निकलेगा तो और पानी आ जाता है, चिंता आप ना करें। तो ये पानी यहाँ आएगा तो काम तो वही हो रहा है, क्योंकि चाहे आप बाल्टी से ऐसे खींचे, चाहे पंप ऐसे खींचे, चाहे कैसे भी खींचे, वो कुल मिला के ये पानी यहाँ पहुँचना है, और उतना ही पानी टंकी में आएगा। चाहे आप भरें उतना ही भरेगा पानी, माने सबको टंकी ही भरना है। तो सेम पानी सेम वर्क डन करना है। बस फर्क किस बात का? टाइम का। आपको लग गया 4 घंटे, टुल्लू को लग गया 1 घंटे, बड़े पंप को लग गया 15 मिनट। तो केवल टाइम का फर्क है। तो टाइम जो कम लगा वो पावरफुल ज़्यादा है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल है बड़ा पंप, फिर वो छोटा टुल्लू पंप, फिर आपकी पावर कम है। तो पावर क्या होता है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। पावर की डेफिनेशन होती है इट इज़ रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। कितनी जल्दी, रेट माने पर यूनिट टाइम। पावर इज नथिंग बट वर्क डन, कितना आपने वर्क किया अपॉन टाइम। 1 सेकंड में, 1 घंटे में, 1 मिनट में आपने कितना वर्क किया, वही आपकी पावर है। जिसकी पावर ज़्यादा है वो ज़्यादा वर्क कर लेता है उसी टाइम में। तो वर्क की SI यूनिट क्या होगी? पावर की। तो पावर की यूनिट चाहिए तो आप वर्क की यूनिट टाइम की यूनिट रख दीजिए। अच्छा, वर्क भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, पावर भी स्केलर है। तो जूल अपॉन सेकेंड, तो इसको हम बोलते हैं वाट, और कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन ये है कि आज हमने आपको फोर्सेस के टाइप बताए। तो आज हमने फोर्सेस के कितने टाइप्स बताए? तो ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 है 2, ऑप्शन 4 है 1। कितने टाइप के फोर्सेस की चर्चा आज हमने की। तो याद रखें, वाट अगर साइंटिस्ट का नाम जेम्स वाट से आई है तो अगर पूरा नाम लिखेंगे तो यूनिट का तो स्मॉल लेटर में हो जाएगा, और जब आप छोटा नाम लिखेंगे तो कैपिटल W हो जाएगा। ठीक। तो आइए देखें कि
पंप की कितनी पावर है। निकाल लेते हैं फार्मूला, पावर ऑफ पंप। तो मान लीजिए कि ये पानी यहाँ पे है और आपको यहाँ से उठा के, मान लीजिए ये यहाँ जो पानी भरेगा वो पानी एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक है, ये पानी, तो उसका सेंटर यहाँ और इस पानी का सेंटर यहाँ, तो सेंटर से सेंटर कितना उठाया गया, मान लीजिए h उठाया गया। ये पानी का सेंटर यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, तो यह हुआ। और फोर्स मान लीजिए पूरे का वेट है, मान लीजिए पूरा का मास है m, तो वेट हो गया mg। इसके अगेंस्ट में हमको mg लगाना पड़ेगा, तो पावर ऑफ पंप आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क हमने कितना किया, फोर्स हमने कितना लगाया, ऊपर कोई mg। याद रखिए अगर कोई चीज़ को कोई mg से खींच रहा था, उसको उल्टा उठाने के लिए उतना ही फोर्स में लगाना पड़ेगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट h अपॉन इनटू कॉस 0 अपॉन टाइम t। तो पावर ऑफ पंप हो जाएगा mgh अपॉन t। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि कोई पंप अगर इतना पावरफुल है तो इतने टाइम में कितना पानी फेंकेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि 2 हॉर्स पावर पंप इज टू पुल water from 10 meter deep well. Calculate water pulled in 1 minute। और याद रखें कि हॉर्स पावर जो यूनिट है पावर की वो होती है 746 वाट के बराबर। याद रखिए पावर की यूनिट बनाई गई है, कमर्शियल यूनिट है हॉर्स पावर। एक फार्मूला और पावर का बन सकता है जो इंस्टेंटेनियस पावर का होता है, पावर इंस्टेंटेनियस। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, एक इंस्टेंट में जो डिस्प्लेसमेंट होता है टी एक्स लिखते हैं, अपॉन टाइम एक इंस्टेंट डी टी। तो पावर इंस्टेंटेनियस आ जाता है फोर्स, बल्कि आप इसको कह सकते हैं फोर्स डॉट डी एक्स। तो फोर्स और डी एक्स बाई डी टी कर सकते हैं वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला बन जाता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी के साथ टाइप्स ऑफ एनर्जी बताएंगे आपको, मैकेनिकल की चर्चा करेंगे स्पेशली, और उसमें फिर कोलिजन की बात भी करेंगे, दो बॉडी के टक्कर की बात भी करेंगे जिसमें कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। और कोलिजन दो तरह के होते हैं, इलास्टिक इनइलास्टिक। इसकी चर्चा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।